आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात मौसम की ही कर लेते हैं, जिसके कई रूप अप्रैल के इस महीने में देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। कई लोग गर्मी से बेहाल हैं, कहीं लोगों को बारिश और आंधी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। मौसम के इस अजब गजब मिजाज के बीच ही 2 दिन पहले मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक इस साल मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी मानसून आने में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 18, 19 और 20 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कहीं गर्मी से बेहाल लोग गन्ने का जूस, शिकंजी और ठंडा पानी पी रहे हैं। कहीं लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए स्नो पार्क में मौज मस्ती कर रहे हैं और कहीं आंधी बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अप्रैल के महीने में मौसम के अजब गजब मिजाज को बयां कर रही है। देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के ज्यादातर हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की गिरफ्त में हैं। भीषण इसलिए क्योंकि यहाँ के कई शहरों में पारा अभी से 40 के पार जा चुका है। बात गुजरात की करें तो यहाँ अमरेली में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। राजकोट में 43.8, वडोदरा में 43.6, अहमदाबाद में 42.2, बीबी नगर में 41.5 डिग्री, सूरत में 42.1 डिग्री तो भुज में 41.6 डिग्री और भावनगर में 41.6, जबकि गांधीनगर में पारा 40.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर और कच्छ में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि इस गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। गुजरात में बीते 4 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गुजरात की बात की जाए तो 15 ऐसे शहर और जिले हैं जहां पे गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो कई जगहों पे गर्मी का पारा 42 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, ऐसे में लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले 1 सप्ताह तक गुजरात में इसी प्रकार की भीषण गर्मी जो है वो देखी जाएगी और गर्मी से फिलहाल लोगों को बचना चाहिए। कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। पानी पीते हैं तो थोड़ा सही रहता है। बाकी गन्ने का जूस वगैरह या कुछ जूस ऐसा पीते रहते हैं हम लोग। कैप पहन के भी निकलते हैं और सनस्क्रीन वगैरह का यूज करते हैं इस गर्मी के बचने के लिए। कमोबेश यही हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी है। यहाँ भी बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इन हालात में जो लोग जरूरी काम के चलते घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें छाता, गमछा और रुमाल के अलावा गन्ने का जूस और ठंडे पानी का सहारा भी लेना पड़ रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हीट वेव वार्निंग दी गई है। 40 डिग्री तक तापमान जाने की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि पानी पीना ऐसे वक्त में जरूरी है और साथ ही साथ सुबह 11 से दोपहर के 4 बजे तक अगर कोई इमरजेंसी ना हो, काम ना हो, तो घर पर रहना ही ऐसे वक्त में बेहतर बताया जा रहा है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पारा 40 डिग्री तक नहीं पहुंचा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने बताया कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आईके सिंह जी, अगर हम बात करें, क्या एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हुआ उत्तर भारत में? हाँ बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव हो चुका है और अभी जो आप वेदर आपको बाहर में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी का ये इफेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि आज भी आपको क्लाउडी वेदर चंडीगढ़ में था। तो जहाँ तक हमारा ऑब्जर्वेशंस है उसके अनुसार आपको कल परसों आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स में आपको थंडरिंग की घटना हो सकती है और लाइट टू मॉडरेट आपको बारिश भी हो सकती है।
सकती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आपको रहने वाली नहीं है। जहाँ तक कल की बात है तो कल जो है आपको गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और परसों गस्टी विंड्स की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़े मोड़े थंडर की भी आपको घटना हो सकती है। हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है आपको आज, कल और परसों थोड़ा मोड़ा आपको रहने वाला है। मौसम में ये बदलाव सिर्फ इन 3 राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली में भी वीकेंड पर मौसम सुहाना रह सकता है, क्योंकि यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते लोगों को न तो लू के थपेड़े सहने पड़ेंगे और तापमान भी सामान्य रहेगा। यानी अप्रैल का ये महीना दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरा रहने वाला है। देखिए, जहाँ एक बड़ा सा क्लाउड पैच है जो अभी अफगानिस्तान के ऊपर है, जो स्लोली इंडियन रीजन में अप्रोच कर रहा है, तो इसके प्रभाव से आने वाले 3-4 दिनों में जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, और जैसे ये WD कोई पास करता है तो क्या होता है, हवाओं का रुख अरबियन सी से आने लगता है, उसके कारण टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहेगी। जैसे टेम्परेचर्स हैं 19-21 का फर्क रहेगा। मैदानी राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ों में भी अगले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, मुंबई से मुस्तफा शेख, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में चढ़ते पारे को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन्हीं तैयारियों के तहत मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए खास रूम तैयार करा रही है, जिन्हें कोल्ड रूम कहा जा रहा है। ऐसे ही कोल्ड रूम में पहुंचे मेरे सहयोगी देव कोटक। नायर अस्पताल में बने इस कोल्ड रूम में क्या क्या सुविधाएं हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। मुंबई में बढ़ती गर्मी को लेकर तरह तरह की एडवाइजरियां भी दी गई है और यहां पर बीएमसी ने स्थापित किए हैं कोल्ड रूम्स यानी कि पहली बार ऐसा देखने मिलेगा जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनके लिए अलग से फैसिलिटीज और तरह तरह की जो चीजें हैं यहां पर बीएमसी अस्पताल और महाराष्ट्र में बनाए गए आपदा दवाखाना में भी मौजूद है। हम ऐसे एक सेंटर पर है दक्षिण मुंबई में नायर अस्पताल में, जहां हमको डॉक्टरों से बात करेंगे समझने के लिए कि साफ तौर पर ये जो फैसिलिटी है वो क्या है। पहले हम डॉक्टर सुधीर मेडेकर से बात करेंगे जो कि नायर अस्पताल के डीन है। सर, ये हीट वेव के चलते बीएमसी का एक उम्दा और अनोखा इनिशिएटिव जो है कोल्ड रूम सेटअप करने का, सर ये एग्जैक्टली क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? कोल्ड रूम जो बीएमसी ने जो निर्देशक गाइडलाइंस दी है उसी तरह हमने जो हीट स्ट्रोक के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका प्रतिबंध करने के लिए कोल्ड रूम किया गया है। कोल्ड रूम में जैसे जिसके कारण उसके थर्मो रेगुलेशन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जो मृत्यु तक आदमी आ जाता है वो बंद करने के लिए, उसके प्रतिबंधक उपाय करने के लिए कोल्ड रूम का व्यवस्था की जाती है। हमारे नायर ने हमारे जो विशेष कक्ष किया है 6 बेडरूम का, उसमें से इंटेंसिव केयर यूनिट जिस तरह की हमने व्यवस्था की है उसके कारण उसमें रहेंगे वेंटिलेटर्स किए हैं, आईवी फ्लूइड्स दिए हैं, जिसके कारण उन्हें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का प्रतिबंध हो जाए। सर, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे ये बास्केट में सारी चीजें आईवी फ्लूइड्स वगैरह है, तो कुछ मेडिसिन के साथ एक उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि कौन सी चीज किस चीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है? ज़्यादातर जो उष्माघात है जिसको हीट स्ट्रोक इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर थर्मो रेगुलेशन इम्बैलेंस हो जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तकलीफ हो जाती है। इसके लिए ज़्यादातर हम आईवी फ्लूइड जैसे डेक्सट्रोज जैसे ग्लूकोज और नॉर्मल सलाइन, इस जो भरी हुई जो नॉर्मल सलाइन की जो फ्लूइड्स रहते हैं वो यानी इंट्रावेनस जैसे चढ़ा देते हैं। उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली बंद हो जाए रुग्ण को, और वो जो हानि होगी, मृत्यु तक जो हानि हो सकती है उसको हम प्रतिबंध कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बीएमसी के नायर के अलावा और कितने अस्पतालों में मुंबई में ये जो कोल्ड रूम का कॉन्सेप्ट है दिखाया जा रहा है और सेटअप किया गया है? बीएमसी में नायर छोड़ के और जैसे मेजर प्रमुख रुग्णालय है जैसे केएम है, सायन है, कूपर है और 16-17 लेके और पेरिफेरल हॉस्पिटल है, उसी जगह हमारे बीएमसी के गाइड के हिसाब से कोल्ड रूम किया गया है। आगे बढ़ते बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की। देश की राजधानी दिल्ली में आज से एरो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आगाज हो चुका है। इस एक्सपो में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 100 से अधिक कंपनियां अपना अपना साजो सामान लेकर पहुंची हैं। इसमें कई साजो सामान का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस एक्सपो के जरिए देश की छोटी कंपनियों को भी अपना हुनर दिखाने का
मौका मिल रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े ये साजो सामान देखने में भले ही बहुत छोटे हैं, लेकिन है ये बहुत अहम। फाइटर प्लेन से लेकर जंगी जहाज तक, ड्रोन से लेकर मिसाइल तक में ये जान फूंकने में काम करते हैं। एक छत के नीचे ये सारे साजो सामान इकट्ठा हुए हैं। एरो डिफेंस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 के तहत, जिसका आज से दिल्ली में आगाज हो चुका है। इस एक्सपो का ये चौथा एडिशन है, जिसमें देश की 100 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। डिफेंस की जो दुनिया है बहुत प्रोग्रेस कर रही है और यहाँ तक सामान कौन पहुँचाता है? आपने बड़े बड़े प्लेन और ड्रोन्स तो देखे होंगे, लेकिन ये बनते कैसे हैं? छोटे छोटे एमएसएमई ग्रुप से इन्हें बनाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। क्या है SDLC का मकसद और कैसे ये जो एक्सपो है एमएसएमई की दुनिया में क्रांति ला रहा है, हम समझेंगे सीधा फाउंडर और प्रेसिडेंट से। इस एग्जीबिशन में आपको वो इनपुट मटेरियल्स आपको मिलेंगे जो न्यू जेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहे हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज वर्ल्ड प्रूवन है। डिफेंस के अंदर भी हम जो लिमिटेड काम कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, वर्ल्ड क्लास कर रहे थे, लेकिन अब जो नई फेज चल रही है जिसमें इंडिया डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भरता की तरफ मूव कर रहा है। वैसे तो इस एक्सपो में एक से बढ़कर एक रक्षा उपकरण मौजूद है, लेकिन हम बात कुछ चुनिंदा साजो सामान की करेंगे, जिनमें एंटी जैमिंग GPS शामिल है, जो सेना के फाइटर प्लेन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को दुश्मन से बचाने में काफी कारगर है। इस एंटी जैमिंग GPS को एयरफोर्स के ही कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मिलकर बनाया है, जिसकी खूबियों को परखने के बाद इसका इस्तेमाल सेना कर रही है। सबसे पहले जो है ये हमारा फर्स्ट रिसीवर और ये एंटीना, ये हमने डिजाइन किया था कंट्री में ही, जिसमें जो कि GPS की जो फ्रीक्वेंसी L1 और ग्लोनास जो L2 है, उन दोनों को प्रोटेक्शन देती है। दूसरी एक सबसे खासियत बात है कि ये सिर्फ एक जामर नहीं, अगर 3 डायरेक्शन से मल्टीपल जामर आप क्या नाम है कोई जैम करने की कोशिश करता है GPS रिसीवर को, तो ये तीनों को क्या नाम है प्रोटेक्ट करता है। और ये हमें बहुत ही फख्र महसूस होता है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट लेके DRDO के पास भी गए हैं, हमारी कई बार डिस्कशन भी हुई है, तो जब उन्होंने इसकी पैरामीटर्स देखे हैं तो दे हैव बीन वेरी हैप्पी। इस फहरिस्त में अगला नंबर इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का है, जिसे भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल सुनील कुमार उनियाल ने बनाया है। ये देखने में भले ही बहुत छोटा है, लेकिन ये दूर से ही दुश्मन ड्रोन की पहचान कर सेना को अलर्ट कर देता है। इसकी खासियत यह भी है कि ये दुश्मन ड्रोन के साथ साथ फ्रेंडली ड्रोन की भी पहचान करने की क्षमता रखता है। हमारे पास सिस्टम ऐसा होता है कि हम उन हमारे जो इंडियन वाले जो ड्रोन है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, हम अपने सिस्टम में उसके डाटा को फीड कर देते हैं कि ये फ्रेंडली ड्रोन्स हैं। तो जो बाहर के ड्रोन्स होंगे, अगर हमारे उसमें नहीं रहा होगा कि ये पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे और इस जगह में नहीं उड़ना चाहिए और वो आ जाता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या करती है, उसको पहले से ही उसको पकड़ लेगी और उसको ट्रैक करती है। तो सर इसका इस्तेमाल अभी कहीं हो रहा है? हाँ, इसका भी हमने आर्मी में सप्लाई किया, एयरफोर्स में और इसरो में भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसी तरह सेना के लिए तैयार होने वाले सामानों में लगने वाले स्पेयर्स पार्ट्स की गुणवत्ता जांचने के लिए ये हाईटेक लैब बहुत कारगर है, जिसे देश में ही बनाया गया है। इस लैब के जरिए फाइटर प्लेन के इंजन में लगने वाले पुर्जों तक को जांच और परखा जा सकता है। तो ये देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई कोल्ड स्टोरेज सा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट छोटे से छोटा, अगर हम नट बोल्ट की बात करें, एक छोटे से छोटे इक्विपमेंट को चेक किया जाता है। सर ये बताइए, चेक करना क्यों बहुत अहम है? आप चेक करना इसलिए जरूरी कि जो हमने काम किया उसको कोई ना कोई तो वैलिडेट करना चाहिए, आइदर कोई इक्विपमेंट करे या कोई टेस्ट स्टैंडर्ड करे। तो टेस्ट स्टैंडर्ड के लिए हमने एक ऑटोनोमस बॉडी बना रखी, वो टेस्ट स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। अब किस पर करें? इस पर करें। रिलायबिलिटी कैसे आएगी अगर इस पे वो प्रोडक्ट फेल नहीं होगा? सो दिस इज द प्रोसेस। इसके अलावा इस एक्सपो में आई SSI केबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने खास तरह का टेलीफोन केबल तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि ये केबल रक्षा उपकरणों को शॉर्ट सर्किट से बचाने में पूरी तरह कारगर है। यही वजह है कि इनके बनाए केबल्स आज रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं।
स्पेशली डिज़ाइन हम लोगों ने इस पे लगभग 1.5 ईयर्स से इसमें R&D की। उसके बाद हमने इसको टेस्टिंग कराई मार्केट से, जो CPRI लैब है अपनी बेंगलोर में, उससे भी टेस्टिंग कराई है। इसके ऊपर BIS भी लिया है हम लोगों ने। तो ये अपने आप में एक फुल प्रूफ शॉर्ट सर्किट प्रूफ वायर है और ये फ्लेम रिटार्डेंट है, केमिकल रेजिस्टेंस है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो के जरिए न सिर्फ देश की छोटी कंपनियों को अपना हुनर दिखाने का एक बड़ा मंच मिला है, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनते हिंदुस्तान की झलक भी देखने को मिलती है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। बात कल शुरू होने जा रहे लोकतंत्र के महापर्व की। 19 अप्रैल यानी कि कल लोकसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान होना है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पहले चरण में सियासत के हैवी वेट्स और 8 केंद्रीय मंत्रियों की सियासी इज्जत दांव पर लगी है, जिसमें नितिन गडकरी हैं, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन शामिल हैं। इनके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार और नबाम तुकी और तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिलई सौंदरराजन के भी राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। पिछले आम चुनावों में इन 102 सीटों की अगर बात की जाए तो यूपीए की झोली में 45 और एनडीए के हिस्से में 41 सीटें आई थी। 19 अप्रैल को पहले चरण के जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसमें सहारनपुर है, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर मतदान होना है। इन 8 सीटों के लिए कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 73 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 1.43 करोड़ मतदाता यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर खड़े प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। यानी वो 8 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए 7,689 मतदान केंद्रों में वोट डालेंगे। इन मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए 9 जिलों में 248 नए बैरियर्स और नाके लगाए गए हैं। इसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर राज्यीय बैरियर पर बेहतर चौकसी और निगरानी के लिए नए सीसीटीवी कैमरों को भी इंस्टॉल किया गया है, जहां से गुजर रहे वाहनों की लगातार चेकिंग भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 6018 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी पर लगाया गया है। मतदान के दौरान अराजक तत्वों को कोई मौका न मिले, इसके लिए भी 7,689 मतदान केंद्रों के आसपास 35,750 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की तैनाती की गई है। इसके अलावा 24,992 होमगार्ड्स को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर हाल में चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए पीएससी की 60 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल की 220 कंपनियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की इन कंपनियों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अलावा रेलवे पुलिस फोर्स के जवानों को भी निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कल करीब 1 लाख जवानों की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6,764 ग्राम चौकीदार व पीआरडी जवान भी व्यवस्थापित किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त समस्त जनपदों में राजपत्रित अधिकारी व अन्य पुलिस बल सामान्य व कानून व्यवस्था ड्यूटी निरंतर गतिशील रहेंगे। प्रथम चरण से संबंधित उक्त जनपदों में 348 फ्लाइंग स्क्वाड, 459 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम तथा 55 क्यूआरटी टीम का गठन कर निरंतर चौकसी बरती जा रही है। अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया सेल को सक्रिय कर सतर्क किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित चुनाव प्रकोष्ठ तथा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से समस्त जनपदों से समन्वय व सूचनाओं को साझा करते हुए निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर सीट पर इस बार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जीत के लिए दम भर रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने हरिंद मलिक को, बसपा ने दारा
प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं यूपी की नगीना सीट से भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के प्रमुख उम्मीदवारों में पीलीभीत से जितिन प्रसाद का भी नाम शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं मुरादाबाद और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी, जबकि पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी ने सहारनपुर, नगीना और बिजनौर सीट पर जीत पर हासिल की थी। 14,845 पोलिंग बूथ यानी मतदेय स्थल होंगे जहां पर वोट पड़ेंगे। मतदेय स्थलों में यानी पोलिंग बूथ्स में से आधे यानी 50% की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी और इसके अलावा 1510 पोलिंग बूथ्स में वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 111 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां नागरिक जाकर के आदर्श मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोगों को अपने वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा दूर तक न चलना पड़े और इसके लिए जो पोलिंग स्टेशन हैं वो व्यवस्था करके इस तरीके से बनाए गए हैं कि लोग अपने घर के पास ही वोट डाल सकें और उनसे अपील भी की गई है कि वो वोट जरूर डालें। इन लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 80 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 8 महिलाएं हैं। अब इनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन को करना है। तो पहला चरण जिससे लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है और आगे के चरण में उसके बाद वोट पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है जिससे निष्पक्ष मतदान संभव हो सके। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।